यस। तो आज हम पढ़ेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। ठीक है, तो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, ये आप लोगों ने कार्टून देखा होगा, टॉम एंड जेरी है। हाँ यस सर। तो देखो, यस ये सर। जेरी जो है वो टॉम को बहुत परेशान करता है हमेशा। तो ये उसके ऊपर कूद रहा है, उसके हेड के ऊपर, जिससे क्या हो गया है, इन्फ्लामेशन हो गया है। ये देखो, हमने सिम्टम बताए थे ना, क्या होते हैं इन्फ्लामेशन के? रेडनेस, स्वेलिंग, स्वेलिंग, है ना। पेन। तो रेडनेस हो रही है, स्वेल हो गया है, पेन, है ना। ये साइट ऑफ इंजरी पे आपका पर्टिकुलरली इस तरह का सिम्टम्स होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी पार्ट में इन्फ्लामेशन होता है, तो सबसे पहले इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होती हैं। और ये इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हैं वो तीन फॉर्म में होती हैं, है ना। अभी हमने कहा था न्यूट्रोफिल्स और मैक्रोफेजेज उस साइट ऑफ इंजरी पे जाती है ना। अभी जैसे हमने कहा था कि सबसे पहले ब्लड वेसल्स है, ये साइड में आपका ब्लड वेसल्स और उसकी एंडोथेलियल लेयर दिखा रखी थी, उसमें हमारी ये एंडोथेलियल लेयर्स है। तो वहां पे हमने कहा था पर्टिकुलर डिफरेंट कंपाउंड्स जो हैं वो रिलीज होंगे, है ना, सोल्यूबल फैक्टर्स के फॉर्म में, वो साइट ऑफ इंजरी के ऊपर आएंगे। यही प्रोसेस हो रहा था, अभी हमने वीडियो में देखा था। इसके बाद तीन सेल्स वहां पे मूव आउट करके आती थी। एक हमने कहा था मैक्रोफेजेज होती हैं, जिसमें न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट और मैक्रोफेजेज तीनों इंक्लूड है। तीसरा इन्फ्लामेटरी सेल्स जो हमारी होती हैं वो मेनली होती है मास सेल्स, है ना। इन मास सेल्स के अंदर एक केमिकल भरा रहता है जिसको हम बोलते हैं हिस्टामीन। तो ये भी जब भी बस्ट होंगी, इनसे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज होएगा। और हम जानते हैं कि इन्फ्लामेटरी प्रोसेस को इंगल्फ करने के लिए वहां पे ल्यूकोसाइट माइग्रेशन होता है। हम जानते हैं डब्ल्यूबीसी हमारे डिफेंस फैक्टर्स है, और टी सेल और बी सेल उसको इंगल्फ करेंगे। तो ये इन्फ्लामेटरी सेल्स, तीन तरह की इन्फ्लामेटरी सेल्स हैं। कौन कौन सी बेटा? मैक्रोफेजेज, मास सेल्स और ल्यूकोसाइट्स। इनको हम इन्फ्लामेटरी सेल्स बोलेंगे। ये क्या काम करेंगे? जहां पे साइट ऑफ इंजरी हुई है वहां पे ये सर्टेन केमिकल्स जो है वो रिलीज कराएंगी। और ये केमिकल्स जो कहलाएंगे वो कहलाएंगे मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। क्योंकि जब तक उस सेल से ये केमिकल रिलीज नहीं होंगे, तब तक हमारे को पता नहीं लगेगा कि उस सेल के अंदर इंजरी हुई है या नहीं हुई है। तो पर्टिकुलर किसी साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पे ये रिस्पॉन्स आपका डेवलप होएगा। अब उसकी वजह से ये हो सकता है, दो प्रोसेस हो सकता है, या तो वो सेल जो है या इंजर्ड टिश्यू है वो डेड हो जाए। तो अगर डेड हो गया है तो कोई प्रोसेस आपका एक्टिवेट नहीं होएगा। लेकिन अगर सेल, हमने कहा था जब सेल इंजरी होती है वो दो तरह की होती है, एक रिवर्सिबल और एक इरिवर्सिबल। तो यदि सेल इंजरी रिवर्सिबल टाइप्स की है तो वो सर्टेन ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो है वो स्टिमुलेट करेगी, ताकि यहाँ पे जो लॉस हो रहा है सेल का या जो इन्फ्लामेशन हो रहा है उसको वो रोक सके। तो ये हमारा प्रोसेस हो गया। तो आज हमारा जो टॉपिक है, जिसको हम बार बार बोल रहे हैं, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, दैट इज मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन। तो अभी हमने कहा कि ये आपके सर्टेन केमिकल्स हैं जो इंजर्ड साइट से या इंजर्ड सेल से रिलीज होंगे। ठीक है, so these are the chemical messengers which act on the blood vessels or inflammatory cells or other cells to contribute inflammatory response। कि जब भी हमारी सेल के अंदर इस तरह के सर्टेन मीडिएटर्स आपके रिलीज होंगे जो इंजर्ड सेल्स है या ब्लड वेसल्स से, तो वो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स को प्रोवोक करेगा, जिससे उस साइट ऑफ इंजरी या सेल पे रेडनेस, एडिमा, है ना, इस तरह के आपके सिम्टम्स और पेन, इस तरह के सिम्टम्स हमारे को वहां पे शो होंगे। तो अब इसके पीछे देखो, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो मीडिएटर्स कहाँ कहाँ से रिलीज हो सकते हैं। तो जो मीडिएटर्स हैं जनरली, अभी हमने कहा, या तो वो आपके जहाँ पे सेल इंजरी हुई है, जो सेल डैमेज हुई है, या तो वहां से रिलीज होंगे, या अभी हमने कहा था ब्लड वेसल से भी आपके सर्टेन टाइप्स के प्लाज्मा प्रोटीन्स, जैसा कि हमने वीडियो देखा था, उसमें सर्टेन टाइप्स के प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो आपके रिलीज करेंगे। तो मीडिएटर्स दो तरह से रिलीज होंगे, या तो सेल से रिलीज होंगे या प्लाज्मा प्रोटीन्स वाले पार्ट से आपके एक्टिवेट होंगे। और ये कब एक्टिवेट होते हैं? जनरली ये मीडिएटर्स जब एक्टिवेट होंगे जब उस सेल को कोई, या जहां पे इंजरी हुई है वो किसी स्टिमुलाई की वजह से होगी। तो एक तो ये हो गया कि जब भी किसी सेल में इंजरी होगी किसी स्टिमुलाई की वजह से, तो इस तरह के सर्टेन प्रोटीन्स
प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड वेसल से रिलीज होंगे या सर्टेन केमिकल्स उस सेल से रिलीज होंगे जिनको हम मीडिएटर्स बोलेंगे। तो इसमें एक चीज और ध्यान रखनी है कि अभी हमने कहा कि मीडिएटर्स आगे हम देखेंगे कई तरह के होते हैं, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन, ये सर्टेन केमिकल्स है बेटा, ल्यूकोट्राइन्स, हिस्टामिन, ब्रेडिकाइनिन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर। तो जब एक मीडिएटर रिलीज हो जाता है तो वो क्या काम करेगा, वो दूसरे मीडिएटर के रिलीज को प्रमोट कराएगा। तो ये एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस है। यदि हमारी बॉडी की सेल इंजरी हो रही है, जैसे मास्ट सेल हमने कहा, मास्ट सेल से हिस्टामिन रिलीज होता है, तो सबसे पहले मास्ट सेल्स डिग्रेनुलेट होकर के हिस्टामिन रिलीज करेंगी और वो हिस्टामिन जो है वो दूसरे मीडिएटर्स जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर्स, है ना, मैक्रोफेजेज या इंटरल्यूकिन्स, इनके रिलीज को और बढ़ाएगा। तो जैसे ही बॉडी के किसी एक पार्ट में एक मीडिएटर रिलीज होएगा तो सर्टेनली वो मीडिएटर्स दूसरे मीडिएटर्स के रिलीज को और बढ़ाएगा। तो मीडिएटर्स जो है वो जनरली हम कहते हैं कि ये मीडिएटर्स जो होते हैं ये कई रेंज में हो सकते हैं, कई टाइप्स के हो सकते हैं जो सेलुलर टारगेट्स पे एक्ट करेंगे। और जैसे ही ये रिलीज होते हैं, ये एक्टिवेटेड हो जाते हैं, ये केमिकल्स जो जनरली सेल से रिलीज हो रहे हैं, लेकिन इनकी जो हाफ लाइफ होती है वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होती है। तो ऐसा नहीं है कि ये लॉन्ग टाइम तक रिलीज होते रहेंगे, ये कुछ शॉर्ट ऑफ ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए रिलीज होंगे। तो अब देखो ये जो मीडिएटर्स हैं उनको हम क्लासिफाइड कर रहे हैं। ये जो क्लासिफिकेशन है ये मीडिएटर्स का क्लासिफिकेशन है। तो मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, ऐसे केमिकल जो इन्फ्लामेशन करते हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर उस सर्टेन टिश्यू या साइट पे रिलीज हो रहे हैं, वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो सेल डेराइव्ड हो सकते हैं या प्लाज्मा डेराइव्ड हो सकते हैं। अभी हमने कहा था सेल डेराइव्ड मतलब सेल जिस सेल में इंजरी हुई है वहां से रिलीज हो। और अभी हमने वीडियो में भी देखा था कि जैसे ही ब्लड वेसल में इंजरी होती है वहां से सर्टेन टाइप्स के प्लाज्मा डेराइव्ड फैक्टर्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। तो या वो ब्लड वेसल से रिलीज हो सकते हैं। तो दो टाइप के होंगे कि वो कहां से रिलीज हो रहे हैं उसके बेसिस पे। अब जो सेल डेराइव्ड है वो दो टाइप के होंगे, या तो प्रीफॉर्म्ड मतलब ऑलरेडी उस सेल के अंदर स्टोर्ड है। जैसे हम बना रहा हूं, मैं साइड में एक डायग्राम बना रहा हूं। हमने कहा था ये हमारी मास्ट सेल्स होती है, ये जैसे कोई मास्ट सेल है, इसमें डिफरेंट ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। और ये ग्रेन्यूल्स आपके किसके होते हैं बेटा, ये हिस्टामिन के ग्रेन्यूल्स होते हैं, है ना। ये इस सेल की खासियत है कि जब भी मास्ट सेल्स में डिग्रेनुलेशन होएगा तो उससे ये आपके सर्टेन केमिकल्स रिलीज हो जाएंगे, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, हिस्टामिन, है ना। तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में HIS से डिनोट करेंगे। तो ये क्या हुआ, ये ऐसा नहीं है कि सेल किसी दूसरे केमिकल को स्टिमुलेट कर रही है, ये ऑलरेडी इस सेल के अंदर, मास्ट सेल के अंदर ये केमिकल स्टोर्ड है। तो ऐसा केमिकल जो ऑलरेडी उसके अंदर बना हुआ है वो प्रीफॉर्म्ड फॉर्म में है, मतलब उसमें स्टोर्ड है, सिंथेसाइज हो चुका है, तो वो सेल के अंदर ही है। या ये दूसरा प्रोसेस हो सकता है कि जैसे ही सेल इंजरी होती है, जैसे अभी हमने कहा था कि अगर किसी सेल की सेल मेम्ब्रेन में इंजरी होती है तो वो साइक्लोऑक्सीजनेज बनाते थे, और साइक्लोऑक्सीजनेज से प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स बन रहे थे, कल हमने देखा था कोक्स की वजह से। तो वो एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, मतलब उसमें एक चीज एक्टिवेट होकर के दूसरे मीडिएटर्स बन रहे हैं, तो वो नए सिंथेसाइज होंगे। तो या तो दो टाइप का होगा, ऑलरेडी उस सेल के अंदर स्टोर्ड है, प्रीफॉर्म्ड है, या वो नया सिंथेसाइज करेगा। और जो प्लाज्मा डेराइव्ड मीडिएटर्स हैं वो जनरली इनएक्टिव प्रीकर्सर के फॉर्म में रहेंगे जो कई रिएक्शंस को एक्टिवेट करेंगे। तो इस तरह से हम मीडिएटर्स को दो टाइप से क्लासिफाइड कर रहे हैं, या तो सेल से बनेंगे या प्लाज्मा डेराइव्ड होंगे। ये समझ में आ गया बेटा? Yes, sir. अब देखो अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एक तो आपको डेफिनेशन लिखनी है, एक ये लिखना है मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन, हमारी सेल्स में कौन कौन से केमिकल्स हैं जो एज ए इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स की तरह काम करेंगे। तो अभी हमने कहा कि मीडिएटर्स को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, या तो सेल डेराइव्ड है या हमारे ब्लड वेसल से रिलीज हो रहे हैं। तो जो ब्लड वेसल से रिलीज हो रहे हैं वो प्रोटीन्स हैं, और जितने भी हमारे प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं वो कहाँ बनते हैं बेटा, वो लीवर के अंदर बनते हैं। तो लेफ्ट साइड में मैंने लिखा हुआ है ये मीडिएटर्स दो टाइप के हो सकते हैं, या तो पहला सेल डेराइव्ड, ये फर्स्ट टाइप का हो गया, या दूसरे टाइप का आपका जो होएगा दैट इज प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव्ड मीडिएटर्स जो कि लीवर के अंदर बने।
तो अब जो सेल डेराइव्ड मीडिएटर्स हैं, अभी हमने कहा उसको दो पार्ट में डिवाइड कर रहे थे, या तो प्री फॉर्म्ड मतलब उसके ग्रेन्यूल्स के फॉर्म में वहां पे स्टोर्ड है, बने हुए हैं। तो अभी आपको जैसे एग्जांपल बताया था हिस्टामीन, मास्ट सेल के अंदर हिस्टामीन स्टोर्ड होता है, ये आगे लिखा गया है कहाँ पे होता है, तो मास्ट सेल के अंदर ये हिस्टामीन स्टोर्ड है। दूसरा एक केमिकल मीडिएटर्स और होता है जो सेल के अंदर स्टोर्ड होता है, जिसको हम बोलते हैं सीरोटोनिन। जब आप ब्रेन पढ़ोगे तो वहां पे सीरोटोनिन एज ए न्यूरोट्रांसमीटर भी ये काम करेगा, जो सिग्नल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट में दो न्यूरॉन्स के बीच में लेके जाएगा, है ना। तो इनका जो सोर्स होता है हिस्टामिन और सीरोटोनिन, ये ऑलरेडी सेल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होते हैं, प्री फॉर्म्ड में होते हैं, जो उसके वैक्यूल्स के अंदर या सिक्रेटरी ग्रेन्यूल्स के अंदर स्टोर्ड होंगे। और ये कहाँ से बनते हैं, जनरली ये मास्ट सेल में रहेंगे या बेसोफिल्स या प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। ये तो हो गया प्री फॉर्म्ड वाले आपके सेल डेराइव्ड मीडिएटर्स। दूसरे न्यूली सिंथेसाइज्ड मीडिएटर्स, मतलब सीक्वेंस ऑफ इवेंट होएगी, तो उसमें आपके अलग अलग ये केमिकल्स या मीडिएटर्स बनेंगे। तो इसमें हमने कल पढ़ा था, जैसे अभी आज भी पढ़ेंगे इसको, प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो सकता है। प्रोस्टाग्लैंडिन को हम शॉर्ट फॉर्म में किससे लिखेंगे बेटा, पीजी से लिखेंगे। किससे लिखेंगे, पीजी। पीजी मींस प्रोस्टाग्लैंडिन्स। दूसरा एक मीडिएटर्स और होता है ल्यूकोट्राइन्स। ल्यूकोट्राइन्स को हम शॉर्ट फॉर्म में एलटी से लिखेंगे, ये भी अलग अलग टाइप के होंगे। तो दूसरा आपका मीडिएटर्स ल्यूकोट्राइन्स हो सकता है। तीसरा आपका मीडिएटर्स जो कि न्यूले सिंथेसाइड फॉर्म में होता है, उसको हम प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर बोलेंगे। इसको मैं आगे लिख रहा हूं, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में पीएएफ से डिनोट करेंगे। पीएएफ मतलब प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, एक एक वर्ड लिया गया। फिर नेक्स्ट आपके होते हैं, हम जानते हैं फ्री रेडिकल्स बनते हैं, तो वो भी एक तरह से सेल इंजरी करते हैं। तो रिएक्टिव ऑक्सीजन फ्री रेडिकल स्पेसीज, ये हो सकता है। और आपके मीडिएटर्स जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड होएगा, सर्टेन टाइप्स के साइटोकाइनिन्स होंगे या न्यूरोपेप्टाइड्स होंगे। तो यहाँ पे ये जो दिखाए गए हैं जनरली, ये नाइट्रिक ऑक्साइड, साइटोकाइनिन्स और न्यूरोपेप्टाइड्स, ये जनरली हमारी जो मैक्रोफेजेज होती हैं डब्ल्यूबीसी की, उसके अंदर प्रेजेंट होंगे, या लिम्फोसाइट्स या मास्ट सेल्स या ल्यूकोसाइट्स के अंदर ये प्रेजेंट होंगे। लेकिन बाकी जो मीडिएटर्स हैं, आइदर प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइन्स और प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, ये हमारी या तो मास्ट सेल्स या ल्यूकोसाइट्स के अंदर इनका एक्टिवेशन हो। तो ये तो हो गया कौन कौन से मीडिएटर्स होते हैं जो सेल के अंदर हो सकते हैं स्टोर्ड फॉर्म में, या बन सकते हैं हमसे। ठीक है। दूसरे हमने कहा कि प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव्ड जो कहाँ पे बनेंगे, ये लीवर में बनेंगे। मेनली सोर्स प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव्ड आपके मीडिएटर्स लीवर के अंदर बनते हैं। और लीवर क्या काम करता है, इनको प्रोड्यूस कर करके प्लाज्मा के अंदर या ब्लड के अंदर रिलीज कर देता है। तो अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं, इसमें दो टाइप के हो सकते हैं। एक कंप्लीमेंट्री एक्टिवेशन, कल आपको ध्यान हो तो कल हमने सीक्वेंस ऑफ इवेंट बताई थी कि जब इन्फ्लामेशन होता है तो सर्टेन टाइप्स की कंप्लीमेंट्री एक्टिवेशंस होता है। उसमें इंट्रिंसिक एक्सट्रिंसिक दो पाथवे हमने इन्वॉल्व किए थे। उसमें सर्टेन टाइप्स के सी प्रोटीन्स बन रहे थे, तो उनको हमने बोला भी था C3A, इनके बारे में हम कल पढ़ चुके हैं। C5B, C3B, C5, है ना, 5 से 9B, इस तरह के ये बनेंगे। फिर प्लाज्मा डेराइव्ड में एक आपका फैक्टर और होता है, जैसे हम ब्लड क्लोटिंग के फैक्टर बोलते हैं, 13 फैक्टर होते हैं। उसमें जो 12th फैक्टर है, जिसका नाम हैगमैन फैक्टर भी होता है, वो भी एक तरह से मीडिएटर्स ऑफ इन्फ्लामेशन है। उसमें दो होंगे बेटा, एक तो काइनिन, तो काइनिन का एक एग्जांपल हम बता सकते हैं ब्रेडिकाइनिन, या दूसरा फाइब्रिनोलाइसिस या कोगुलेटिंग फैक्टर्स। ठीक है। तो ये हमारा क्लासिफिकेशन हो गया मीडिएटर्स का। तो पहले तो हमने क्लासिफाइड किया सेल डेराइव्ड के बेसिस पे, दूसरा प्लाज्मा प्रोटीन डेराइव्ड के बेसिस पे। उसमें फर्दर फिर हमने क्लासिफाइड किया प्रीफॉर्म्ड और न्यूली सिंथेसाइज्ड, जिसमें हिस्टामिन, सीरोटोनिन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स, प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर, नाइट्रिक ऑक्साइड, साइटोकाइनिन्स और न्यूरोपेप्टाइड आ रहे हैं। जबकि जो लीवर से बन रहे थे उनको हम कंप्लीमेंट्री और फैक्टर 12 बोल रहे थे, जिसमें C3A, C5B, है ना, C5 to 9, इस तरह के सर्टेन कंप्लीमेंट्री प्रोटीन्स, या फैक्टर 12 जिसमें काइनिन, जिसमें ब्रेडिकाइनिन और कोगुलेशन फैक्टर्स आपके इसमें इंक्लूड होंगे। ये समझ में आ गया बेटा क्लासिफिकेशन? यस सर। यस सर। अब देखिए, ये तो हो गया हमारा क्लासिफिकेशन। अब होता क्या है इसमें,
तो अभी हमने कहा कि मीडिएटर्स अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। तो एक तो सेल के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में थे, वो था हिस्टामिन। और अभी हमने कहा हिस्टामिन कहाँ होता है बेटा, मास्ट सेल के अंदर होता है। तो ये जैसे आपकी मास्ट सेल थी, हमने बनाया था, हमने कहा था उसके वेसिकल के अंदर जो ग्रेन्यूल्स होते हैं, उन ग्रेन्यूल्स के अंदर ये मास्ट सेल्स के अंदर हिस्टामिन स्टोर्ड होता है। इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताऊं, मास्ट सेल्स के ऊपर जैसे ये एंटीजेंस बाइंडिंग साइट्स होती हैं, तो बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे आपको कई लोगों को एलर्जी होती है, कई लोग जैसे धूल मिट्टी में चले जाते हैं उनको एलर्जी हो जाती है, या कई लोग जैसे गेहूं से एलर्जी होती है, डस्ट से एलर्जी होती है। तो उसका बेस्ट एग्जांपल ये मीडिएटर है। तो जब भी आपको एलर्जिक रिएक्शंस होएगी, इस तरह का मीडिएटर रिलीज होएगा। तो हम जानते हैं जैसे हमें एलर्जी हो रही है ना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ये जैसे हमारे को कोई एलर्जी हुई, तो एलर्जी जैसे आपको डस्ट से एलर्जी है या गेहूं से या व्हीट से एलर्जी है, तो क्या होएगा बेटा, सबसे पहले एक एलर्जन के कॉन्टेक्ट में आप आओगे, है ना। तो जिसके वजह से एलर्जी हो रही है उसको हम क्या बोलते हैं, उसके अंदर सर्टेन एलर्जेंस होते हैं, तो आप उन एलर्जन के कांटेक्ट में आएंगे। जब वो एलर्जन आपकी बॉडी के अंदर आएगा तभी तो आपको एलर्जी होगी। तो ये एलर्जेंस क्या काम करते हैं, सर्टेन टाइप्स के एंटीजेंस रखते हैं जो जाकर के बाइंड हो जाते हैं किससे, मास्ट सेल्स से। किससे बाइंड होंगे बेटा, ये मास्ट सेल्स से जाके बाइंड होंगे। और मास्ट सेल से जब ये बाइंड होंगे तो ये जैसे मास्ट सेल से जुड़ गया, इसके बाइंडिंग के लिए ये साइट्स थी, जैसे ही ये इनसे जुड़ेंगे इसमें क्या होगा, इस मास्ट सेल का डीग्रेनुलेशन होएगा। और डीग्रेनुलेशन का मतलब क्या हो गया, इसकी सेल मेम्ब्रेन रप्चर हो जाएगी और इसके ग्रेन्यूल में जो भी स्टोर्ड है वो रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही वो रिलीज होएगा तो यहाँ पे क्या स्टोर्ड था बेटा, हिस्टामीन। तो जैसे ही मास्ट सेल्स में डीग्रेनुलेशन होएगा, यहाँ से हिस्टामीन जो है वो रिलीज हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गई बेटा? यस सर। यस सर। तो जब भी हमारे को, अब आप देखते हो जैसे आपको एलर्जी होती है, जैसे आप गए तो डस्ट से गए, तो कई लोगों को जैसे अस्थमा हो जाता है, अस्थमा भी एक एलर्जिक रिएक्शन है। या कई लोगों को क्या होता है, जैसे एलर्जी होती है तो खुजली चलने लग जाती है, वहां पे व्हील फ्लेयर इस टाइप के चकत्ते से बन जाते हैं। तो एक्चुअल में क्या हुआ है, उस साइड की मास्ट सेल्स रिलीज हुई है और वहां पे उसने इस तरह के सिम्टम्स जो है वो दिखाए, है ना। तो ये मास्ट सेल्स कब डीग्रेनुलेट होएगी, या तो कोई फिजिकल इंजरी आपकी बॉडी में हुई है, या अभी हमने जैसे कहा कि एलर्जिक रिएक्शंस, है ना, जब भी आपको एलर्जी होएगी तो ये मास्ट सेल डीग्रेनुलेट होएगी। या कल हमने फैक्टर पढ़े थे C3A और C5A, ये बैक्टीरिया के वजह से आपके एक्टिवेट हो रहे थे। तो ये क्या है, एनाफाइलोटॉक्सिन्स थे, उसकी वजह से भी ये मास्ट सेल्स डीग्रेनुलेट हो सकती है। या न्यूरोपेप्टाइड्स होते हैं जिनको हम सब्सटेंस पी भी बोलते हैं, तो वो भी जब रिलीज होंगे तो मास्ट सेल्स डीग्रेनुलेट होएगी। और साइटोकाइनिन्स में जैसे IL, इंटरल्यूकिन्स, इंटरल्यूकिन फर्स्ट और इंटरल्यूकिन 8, ये भी एक मीडिएटर्स है। जब ये रिलीज होएगा तो ये मास्ट सेल्स को डीग्रेनुलेट करेगा, तो उसकी वजह से ये मास्ट सेल्स डीग्रेनुलेट होएगी और उससे हिस्टामिन रिलीज हो जाएगा। और जैसे ही हिस्टामिन रिलीज होता है ना, तो वो क्या काम करेगा, ये पहला काम करेगा, इट इज ए वैसो एक्टिव एमीन्स। तो एक तो उस ब्लड वेसल्स में क्या काम करेगा, इट शोज वैसो कंस्ट्रिक्शन, जहां पे भी ये रिलीज हुआ है वहां की नियर बाई साइट में ब्लड वेसल्स में कंस्ट्रिक्शन कर देगा। अभी हमने देखा था वीडियो में भी, है ना, ब्लड लॉस इंजरी कम हो रही थी तो पहले वैसो कंस्ट्रिक्शन होएगा और उसके बाद में वैसो डायलेशन होएगा। फिर ब्रोंकाइज के अंदर ये क्या काम करेगा, ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन, मतलब ब्रोंकाइज जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी तो पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होएगी। तो आपको एलर्जी होती है, हमने कहा अस्थमा हो रहा है, फिर वो रेडनेस, ब्लियर, पेन और इस तरह की सिम्टम्स शो करेगा। तो हिस्टामिन एक वैसो एक्टिव एमीन्स है, देखो एमीन है, इसका स्ट्रक्चर में एक एमीन ग्रुप होता है जो ब्लड वेसल्स के अंदर भी प्रेजेंट हो सकता है, इसलिए इसको वैसो एक्टिव एमीन भी बोलते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट हो सकता है, ये मास्ट सेल में हो सकता है, हमारी ब्लड की वैसोफिल्स और प्लेटलेट के अंदर प्रेजेंट हो सकता है। ये समझ में आ गया बेटा पहले मीडिएटर के बारे में? यस सर। तो अब हिस्टामिन के एक्शन क्या होते हैं, तो यदि हमारी ब्लड वेसल में, आपको ये फिजियोलॉजिकल रोल लिखने पड़ेंगे हर मीडिएटर्स के,
तो दो तरह के रोल होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो जब भी हमारी सेल के अंदर या किसी बॉडी के पार्ट में अगर हिस्टामिन रिलीज होता है तो अभी हमने कहा बाद में क्या होएगा, वैसोडाइलेशन, ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाएगी। अभी हमने वीडियो में देखा जैसे ही ब्लड वेसल डायलेट हो रही थी वैस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिससे न्यूट्रोफिल वगैरह माइग्रेट करके आएंगे। फिर ईचिंग होएगी, देखो खुजली होने लग जाएगी। एलर्जी में यही होता है, आपको पहले खुजली होने लग जाती है एंड फिर उसमें रेडनेस, एडिमा और पेन, आपके इस तरह के सिम्टम्स वहां पे अपीयर हो जाए। तो ये तो डायरेक्ट एक्शन हो गए हिस्टामिन के। दूसरे इनडायरेक्ट एक्शन क्या काम करेगा, ये हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो ये दूसरे मीडिएटर्स को और रिलीज कराएगा। So it causes release of other mediators like cytokinins and other inflammatory mediators. अब उसमें कई हो सकते हैं, अभी हमने पढ़ा, या तो ये इंटरल्यूकिन्स हो सकता है जिसको IL से डिनोट करेंगे, या दूसरे इन्फ्लामेटरी मीडिएटर जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गया जिसको PG से डिनोट करेंगे, या ल्यूकोट्राइन्स हो गया वो आपका रिलीज करवा सकता है, या पाफ हो गया जिसको हम प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स बोल रहे थे। इनमें से किसी मीडिएटर्स को या इन सभी मीडिएटर्स के रिलीज को ये प्रमोट करेगा। इससे क्या होगा बेटा, ये जैसे मीडिएटर्स रिलीज होते हैं तो हमने कहा था ये क्या थे, इन्फ्लेमेशन करते थे, तो दे कॉजेज इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज। तो इस तरह से हिस्टामिन के दो फिजियोलॉजिकल रोल हमारे बॉडी के अंदर आएंगे। इनको हमें सेपरेटली पढ़ना है कि डायरेक्ट रोल ऑफ हिस्टामिन और इनडायरेक्ट रोल ऑफ हिस्टामिन। ये समझ में आ गया बेटा? यस सर। तो अब देखो, अभी हमने जैसे वीडियो दिखाया था, सबसे पहले जहां से वेस्कुलर एक तरह से इंजरी हुई है जैसे किसी सेल में, तो हमने कहा था कि ब्लड लॉस हो रहा था, तो सबसे पहले इसका डायामीटर कम है, वैसोकंस्ट्रिक्शन हो रहा था ताकि प्लेटलेट एग्रीगेट होकर के वहां ब्लड क्लॉट बना सके और ब्लड लॉस नहीं हो। उसके बाद यहाँ से इस सेल से सर्टेन मीडिएटर्स रिलीज हुए जिससे इस ब्लड की डायामीटर जो है वो बढ़ गया, वैसोडाइलेशन हो गया। तो ब्लड वैसोडाइलेशन होएगा तो क्या, जो पोर साइज है एंडोथेलियल की, वो देखो यहाँ पे 300 से 700 नैनोमीटर पोर साइज वो इंक्रीज हो जाती है। और जैसे ही इंक्रीज होती है यहाँ से सर्टेन केमिकल्स जो है वो लीक आउट होकर के बाहर आते हैं, जिसमें प्लाज्मा डेराइव्ड आपके काइनिन्स हो सकते हैं या न्यूट्रोफिल्स होंगे जो इससे मूव आउट होकर के आगे जाएगा, जिसको हम एक तरह से न्यूट्रोफिल्स आपका अटैचमेंट हो रहा था तो वो कीमोटैक्सिस और बाहर आ रहा था तो डायपेटेसिस बोल रहे थे। एक तरह से उस साइट ऑफ इंजरी पे जहां सेल को इंजरी हुई है या इन्फ्लामेशन हुआ है उस साइट पे इनका मूवमेंट होएगा, तो ये क्या कहलाएगा, दैट इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी। ये हमने वीडियो में अभी देखा है जो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो पहला मीडिएटर हमारा क्या हो गया बेटा, हिस्टामिन। अब दूसरा मीडिएटर देखिए, सीरोटोनिन। सीरोटोनिन का बेटा दूसरा नाम है 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन। इसलिए इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखेंगे बेटा, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में 5HT से लिखेंगे। 5HT का मतलब हो गया 5 हाइड्रोक्सी, H से हाइड्रोक्सी, T से ट्रिप्टामिन। ये एक तरह से न्यूरोट्रांसमीटर भी है बेटा। देखो अगर हमारे ब्रेन के अंदर ये न्यूरोट्रांसमीटर है, सिग्नल का प्रोपेगेशन करता है, जैसे अगर इसकी कमी हो जाए सीरोटोनिन की तो हमें क्या हो जाएगा बेटा, डिप्रेशन। और अगर इसका एक्सेस हो जाए तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी, मैनिया। तो एक तरह से ब्रेन के अंदर तो ये न्यूरोट्रांसमीटर है, बाकी ब्रेन के अलावा बाकी पार्ट में बॉडी के ये एज ए मीडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन। तो दोनों इसके रोल हैं। तो ये कहां कहां हो सकता है, ये क्रोमाफिन सेल से बनेगा, जैसे हिस्टामिन अभी कह रहे थे किससे बन रहा था, मास्ट सेल से बन रहा था। ये कौन सी सेल से बनेगा, ये क्रोमाफिन सेल से बनेगा। और ये सेल्स हमारी बॉडी में कहां कहां हो सकती हैं, आइदर ये हमारी पूरी GIT से बनी हुई है, स्प्लीन के अंदर होता है, नर्वस टिश्यू में अभी आपको बताया वहां पे भी होएगा तो एज ए न्यूरोट्रांसमीटर वहां काम करेगा, मास्ट सेल्स और प्लेटलेट्स में ही होएगा। तो जैसे ही सीरोटोनिन ये आपका रिलीज होता है किसी साइट ऑफ इंजरी पे ये रिलीज होएगा, तो ये क्या काम करेगा, ये रिलीज होकर के प्लेटलेट एग्रीगेशन को ट्रिगर कराएगा ताकि वहां सबसे पहले प्लेटलेट इकट्ठी हो और वहां कोलाजन फॉर्मेशन होकर के ब्लड लॉस कम हो। तो जैसे ही सीरोटोनिन रिलीज होएगा वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को प्रमोट करेगा। इसीलिए देखो प्लेटलेट के अंदर भी ये प्रेजेंट है, उससे कोलाजन और थ्रोम्बिन बनेगा जिससे एक तरह से ब्लड क्लॉट बन जाएगा।
और बाद में ये एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बनाने में भी यूजफुल होगा। बट इसके एक्शन जो अभी हमने देखे वो एक तरह से हिस्टामिन की जैसे ही है, लेकिन इसकी पोटेंसी कम है, हिस्टामिन की पोटेंसी ज्यादा है। तो जो फिजियोलॉजिकल रोल हिस्टामिन के थे उसी तरह के रोल हमारे सीरोटोनिन या 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामिन के। आ गया बेटा वहां तक समझ में? यस सर। अब नेक्स्ट है एराकिडोनिक एसिड मेटाबॉलिज्म। तो ये जैसे मैं बता रहा हूं कि ये जैसे राइट साइड में मैं आपको बना रहा हूं कि हमारी, हम जानते हैं कि जो सेल बॉडी है ना, या सेल मेम्ब्रेन है, वो आपका क्या होता है बेटा? वो सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन की बाई लिपोइडल मेम्ब्रेन से बनी होती है। उसको हम इस तरह से दिखा रहे हैं। तो ये लिपोइडल बाई लेयर मेम्ब्रेन हम बना रहे हैं, राइट साइड में रेड कलर से बना रहा हूं मैं, है ना। ये उसकी सेल की कोई सेल मेम्ब्रेन है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन में इंजरी होएगी, है ना, ये जैसे कोई इंजरी हुई, जैसे अभी मैंने स्टार्ट में कहा था कोई पिन चुभ गई है या कोई हॉट ऑब्जेक्ट आपको लग गया है, तो जैसे ही उस सेल के अंदर इंजरी होएगी, वो इंजरी क्या काम करेगी? यहां से एक एंजाइम को एक्टिवेट करके एक केमिकल बनाएगी जिसको हम बोलेंगे एराकिडोनिक एसिड। ये पाथवे हम पहले भी देख चुके हैं। तो यहाँ एक एंजाइम चाहिए, वो एंजाइम क्या कहलाता है बेटा? उस एंजाइम का नाम होता है, यहाँ पे अभी नोट डाउन लिख कर लो आप लोग, ताकि जब आप पढ़ोगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा। यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। फोस्फो, क्या नाम होएगा? फोस्फोलाइपेज, फोस्फोलाइपेज A2। क्या नाम होएगा? फोस्फोलाइपेज A2। ये एंजाइम रिलीज होता है जब भी किसी सेल के अंदर इंजरी होएगी, तो उसके सेल मेम्ब्रेन से ये रिलीज होएगा। और ये एंजाइम क्या काम करेगा? फोस्फोलाइपेज A2 ये इस सेल की सेल मेम्ब्रेन से कन्वर्ट कर देगा तो एक केमिकल कंपाउंड में, जिसका नाम होएगा एराकिडोनिक एसिड। अब ये एराकिडोनिक एसिड क्या काम करता है बेटा? ये एक दूसरे एंजाइम को एक्टिवेट करेगा जिसका नाम होएगा साइक्लोऑक्सीजनेज। उसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे बेटा कोक्स। क्या बोलेंगे? कोक्स। C4 साइक्लो, O4 ऑक्सीजिनेज। ठीक है, OX मीन्स ऑक्सीजनेज। तो ये एराकिडोनिक एसिड इसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? ये साइक्लो ऑक्सीजनेज PGG2 बनाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन, PG अभी हमने कहा था प्रोस्टाग्लैंडिन बोल रहे थे, तो प्रोस्टाग्लैंडिन G2 और प्रोस्टाग्लैंडिन H2 का फॉर्मेशन होगा। अब ये प्रोस्टाग्लैंडिन फर्दर कन्वर्ट होएगा अलग अलग प्रोस्टाग्लैंडिन में। तो प्रोस्टाग्लैंडिन कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे बन सकेगा प्रोस्टाग्लैंडिन D2 और प्रोस्टाग्लैंडिन E2। तो जैसे ही किसी साइट पे प्रोस्टाग्लैंडिन D2 और E2 बनता है, वो क्या काम करता है? उसका फिजियोलॉजिकल रोल क्या है बेटा? ये आपको लिखने पड़ेंगे हर प्रोस्टाग्लैंडिन के। ये वैसोडायलेटर है कि जिस भी किसी सेल की साइट पे रिलीज हुए हैं, वहां की जो नियर बाई ब्लड वेसल्स है उसको डायलेट करेंगे। साथ में ये ब्रोंकोडायलेटर्स भी हैं और वेस्कुलर परमेबिलिटी को ये बढ़ा देंगे। तो प्रोस्टाग्लैंडिन D2 और E2 का ये काम रहेगा। फिर नेक्स्ट प्रोस्टाग्लैंडिन इससे बनता है प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा। प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा वैसोडायलेटर है, ये वैसोकंस्ट्रिक्टर है। देखो अपोजिट एक्शन है। PGD2 और PGE2 तो डायलेशन कर रहा था, जबकि ये क्या काम कर रहा है? कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। फिर नेक्स्ट इसका प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा प्रोस्टासाइक्लिन, PGI2 बोलेंगे उसको। ये क्या कहलाता है? प्रोस्टासाइक्लिन। और प्रोस्टासाइक्लिन भी क्या काम करेगा? जो पहले वाले PGD2 और PGE2 थे, इनका जो रोल था, इसी तरह का रोल इसका होएगा। ये भी वैसोडाइलेशन करेगा और ब्रोंकोडाइलेशन करेगा। लेकिन इसका एक एडिशनल रोल और है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन को रोकेगा, उसको स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो अब देखो पर्टिकुलरली किसी साइट पे यदि आपको पेन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? मैं साइड में लिख रहा हूं, यदि हमारे को यदि हमारे को किसी साइट पे पेन हो रहा है, P से डिनोट कर रहा हूं, या इन्फ्लामेशन हो रहा है ना, या आपको फीवर आ रहा है, तीन चीजें हैं, पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर।
उसके लिए ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन D2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 और प्रोस्टासाइक्लिन ये पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो अगर हमारे को पेन, इन्फ्लामेशन, जैसे आपको कई बार पेन होता है तो आप क्या काम करते हैं, सिंपल पेन किलर लेते हैं। और ये पेन किलर क्या काम करते हैं, उस पेन, इन्फ्लामेशन, या आपको जैसे फीवर भी हो गया तो आप क्या लेते हो, आइबुप्रोफेन या कॉम्बिफ्लाम लेते हो। तो ये मेडिसिन क्या काम करती हैं, ये मेडिसिन यहाँ पे ये जो एंजाइम है कोक्स एंजाइम, इस एंजाइम को ये इनहिबिट कर देती है। तो यदि हमने कोक्स को इनहिबिट कर दिया, यदि कोक्स एंजाइम नहीं बना तो ऑटोमेटिकली, यदि कोक्स ही नहीं बनेगा तो क्या प्रोस्टाग्लैंडिन बनेंगे, बताइए। नहीं बने। नहीं बनेंगे। तो जितनी भी पेन किलर्स हैं, जितनी भी आपकी फीवर को कंट्रोल करती हैं या इन्फ्लामेशन को रोकती हैं, वो क्या काम करती हैं, इस एंजाइम को रोक देती हैं, कोक्स एंजाइम। अब ये कोक्स एंजाइम जो है ये दो तरह का होता है बेटा, इसको हम बोलेंगे कोक्स 1, मैं साइड में लिख रहा हूं आपको ताकि आपको समझ में आ जाए। और दूसरा एंजाइम होता है कोक्स 2, है ना। जो साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम है वो दो टाइप का होता है, कोक्स 1 एंड कोक्स 2। ये साइक्लो ऑक्सीजनेज एंजाइम दो तरह का है, कोक्स 1, कोक्स 2। तो कोक्स 1 जो है ये क्या है, ये इस तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाता है जो हमारी बॉडी के लिए यूजफुल हैं। ये प्रेफरेंशियल कहलाते हैं, प्रेफरेंशियल कोक्स 2, है ना, या बेनिफिशियल प्रोस्टाग्लैंडिन्स बोलिए, बी से मैं लिख रहा हूं। मतलब हमारी बॉडी के लिए ये जरूरी भी है। ऐसा नहीं है कि प्रोस्टाग्लैंडिन हमेशा नुकसानदायक है। जैसे अगर आप देखो तो हमारे स्टोमक है, स्टोमक में हम जानते हैं HCl रिलीज होता है बेटा। HCl क्या काम करता है बेटा, सर पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है। एक तो पेप्सिनोजन को पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, दूसरा जो फूड, क्योंकि एसिड है देखो, जो फूड के लार्जर पार्टिकल्स हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करेगा। और एसिड है तो बाई चांस आपके यदि फूड में कोई बैक्टीरिया आ गया है तो उसको वो किल कर देगा। ये इसके रोल होते हैं। और हम जानते हैं कि यहाँ पे पेप्सिन भी रिलीज होता है स्टोमक में। पेप्सिन क्या करता है बेटा, पेप्सिन क्या, डाइजेस्टिव पढ़ा दिया है मैडम ने। यस सर, सर प्रोटीन के प्रोडक्शन के लिए होता है पेप्सिन। हाँ, प्रोटीन के डाइजेशन में यूजफुल होते हैं। तो जो आपने फूड में प्रोटीन खाया है उसको अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। हम जानते हैं हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो भी किससे बने हैं बेटा, प्रोटीन से बने। तो अब मेरा एक क्वेश्चन है कि अगर सारे ऑर्गन प्रोटीन से बने हैं और स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी रिलीज हो रहा है और पेप्सिन भी रिलीज हो रहा है, तो वो हमारे स्टोमक को ही क्यों डाइजेस्ट नहीं करता। क्वेश्चन समझ गए। मैं ये कह यस रहा हूं सर। कि स्टोमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो रहा है और पेप्सिन भी रिलीज हो रहा है। पेप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है, हमारे ऑर्गन भी प्रोटीन के ही बने हैं। तो अगर पेप्सिन वहीं रिलीज हो रहा है तो वो स्टोमक को भी तो डाइजेस्ट कर सकता है क्योंकि वो भी तो प्रोटीन से बना हुआ है। वो सर म्यूकोसा होता है ना, वो प्रोटेक्ट कर लेता है लेयर को। वेरी गुड अनिकेत, है ना। क्योंकि जो हमारा स्टोमक होता है, ये देखो मैं एक बार राइट साइड में बना रहा हूं, ये जैसे स्टोमक बन रहा है हमारा, है ना। ये राइट साइड में मैं ब्लू कलर से बना रहा हूं। स्टोमक के अंदर की साइड में एक लेयर होती है म्यूकस की, है ना, जो म्यूकोसा बनाती है ना। वो म्यूकस की लेयर क्या काम करती है, डायरेक्टली यहाँ जो पेप्सिन और HCl रिलीज हुआ है उसके कॉन्टेक्ट को ये रोकेगी। और ये लेयर हमारी पूरी स्टोमक से लेकर के ठेठ पूरी इंटेस्टाइन तक नीचे तक होती है, ताकि हमारे ऑर्गन का डाइजेशन नहीं हो। तो ये जो लेयर बनी है म्यूकस की, ये किससे बनती है बेटा, ये लेयर हमारे स्टोमक में उतनी ज्यादा बनेगी जितने ज्यादा प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनेंगे।
तो प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ क्या है बेटा, हमारे लिए यूजफुल है। और अगर किसी पेशेंट ने, मान लो किसी को दर्द हो रहा है और उसने ऐसी मेडिसिन ले ली है जो कोक्स, दोनों तरह के कोक्स को बंद कर दे, कोक्स 1 को भी बंद कर दे और कोक्स 2 को भी बंद कर दे। देखो कोक्स 2 किसके लिए होता है, कोक्स 2 इस तरह के प्रोस्टाग्लैंडिन होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर पेन, इन्फ्लामेशन और फीवर, PIF मैं लिख रहा हूं, पेन, इन्फ्लामेशन, फीवर, ये 3 चीजें हमारी बॉडी के अंदर होंगी जब कोक्स 2 एंजाइम प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनाएगा। तो हमारे लिए नुकसानदायक कौन सा है बेटा, कोक्स 1 है या कोक्स 2 है?